नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का B2A रीडर में स्वागत है। और आज हम फिर से ज्योग्राफी के एक नए सीरीज में एक नए पाठ पे बढ़ने वाले हैं आगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, कैसी है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह तरह के अध्ययन किए। ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो उन्होंने घनत्व पर आधारित अध्ययन किया, और जब इससे बात नहीं बनी तो तापमान पर आधारित अध्ययन को केंद्र में रखने की कोशिश किए। और ये भी उतना सटीक नहीं। जब पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में जानकारी दे पाया तो दाब पर आधारित अध्ययन को उन्होंने सोचा कि इससे कुछ काम बन जाए, लेकिन ये भी आखिरकार हमें सही सूचना नहीं दे पाया। आखिर में हम लोगों ने भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को सर्वसम्मति से अपनाया। आज के वक्त में भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन ही पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में जानने के लिए सर्वसम्मत एक अध्ययन है। और इसी पे हम लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं, जैसा इससे सूचना मिलती है वैसा ही मानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। लेकिन जो अध्ययन हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि देखिए, हम लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IAS की तैयारी करने वाले हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS एक बड़ा हिस्सा है, तो उसमें आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और जब तक आपको ये सब अच्छे से जानकारी नहीं होगी, जब आपका फाउंडेशन ही सही नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। हमने इसको बोर्ड पे पहले ही लिख लिया है थोड़ा सा समय बचाने के लिए। ठीक है। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन को हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें आप लोगों को पता ही है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। इससे कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं। क्या है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। और क्रस्ट इसे कहते हैं, आप लोगों को पता है, इसे क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे है एकदम से, इसे कोर बोलते हैं। और बीच वाले को मेंटल बोलते हैं। तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो लगभग 2.8 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होता है। अब हम देखेंगे, जब हमारे पास क्रस्ट का कहीं ना कहीं डेंसिटी मौजूद है, हमारे हमको पता है, और टोटल जो मतलब क्रस्ट से लेकर केंद्र के का कहें, या फिर पूरे पृथ्वी का, सॉरी ये पूरे पृथ्वी का, तो पूरी पृथ्वी का जब हमको एक औसत पूरा पता है, तो अगर हम यहाँ से सोचें कि इसका नीचे की परतों में जो डेंसिटी है वो कैसी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लिया कि ये A है, तो हम क्या करते हैं, आप लोग को पता ही है कि औसत औसत घनत्व बराबर क्या होता है। औसत घनत्व बराबर, अगर हम देखें तो ये दोनों जोड़ दो, 3.5 धन A और ये बटे 2। औसत घनत्व कितना है आपको पता है, ये यहाँ पे है। तो 5.5 बराबर 3.5 प्लस A, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 11। ठीक है। तो 11, और ये आपका हो गया 3.5 प्लस A, अर्थात A इक्वल टू, जब इसको आप 11 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7.5। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि नीचे के परतों में जो घनत्व है वो बढ़ रहा है। मतलब ये A की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 7.5 है। अगर हम इसको रफ करके लिखते हैं फिर से, तो हमको मिल गया एक नया घनत्व जो कि पृथ्वी की आंतरिक परत में
जाने पर मिलता है। कहीं ना कहीं कोर की तरफ जब बढ़ेंगे तो घनत्व बढ़ रहा है, हमको ये जानकारी हो रही है। एक चीज तो हमको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे दो वजह हो सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए घनत्व के यहाँ ना लिख करके थोड़ा सा हम इसको यहाँ लिख देते हैं। घनत्व में वृद्धि के कारण इसमें दो मत हैं। प्रथम मत द्वितीय मत। प्रथम मत कहता है कि अगर इसका रासायनिक संरचना और संगठन समान है तो पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर जो दाब है उसके दाब में कमी आएगी और इसकी वजह से वॉल्यूम में कमी आएगी, और वॉल्यूम में कमी जब आएगी, आयतन में जब कमी आएगी तो डेंसिटी में बढ़ोतरी आ जाएगी। द्वितीय मत कहता है कि अगर रासायनिक संरचना और संगठन असमान है तब क्या होगा, तब सीधे पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर मास में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। प्रथम मत क्या कहता है भैया, रासायनिक संरचना और संगठन। पहला मत कहता है रासायनिक संरचना और संगठन समान है, और दूसरा मत कहता है असमान है। बात कुछ स्पष्ट हुई नहीं, कहीं ना कहीं हम इसकी कारण ही सही तरीके से अच्छे से नहीं जान पाए, इसीलिए हमको आना पड़ा द्वितीय अध्ययन पे, दूसरे तरह के अध्ययन करने की जरूरत पड़ी, जो है तापमान पर आधारित अध्ययन। तापमान पर आधारित अध्ययन। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अध्ययन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पृथ्वी में जब क्रस्ट से आप नीचे की तरफ जाएंगे, यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर चलने पर हर 100 मीटर पे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है, और लगभग 90 किलोमीटर के आसपास इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि कोई भी चीज ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। और ये टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, क्योंकि आंतरिक परतों में रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन होता रहता है। इसकी वजह से टेम्परेचर निरंतर गहराई में जाने पे, केंद्र की तरफ बढ़ने पर ये टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए देखो आप 90 किलोमीटर तक इस थियरी के अनुसार कहता है कि 90 किलोमीटर ठोस है लगभग पृथ्वी का ऊपरी जो क्रस्ट है, और उसके नीचे जो भाग है पूरा वो आपका तरल है, क्योंकि इनके अनुसार अंदर तो भैया इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि कोई भी ठोस चीज ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकती, वो पिघल ही जाएगा, तरल हो जाएगा। लेकिन बात इससे भी समझ में आई नहीं, कुछ बात मजा नहीं आया, क्योंकि दाब जो कहता है इसका बिल्कुल विपरीत कहता है। दाब इसको तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कहता है दाब कि पदार्थ का गलनांक जो है वो दाब पर आधारित होता है, इसके कहीं ना कहीं समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती मतलब दाब बढ़ेगा तो पदार्थ का गलनांक भी बढ़ जाएगा। गलनांक समझते हैं ना, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को ही उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आयरन है 6000 डिग्री सेल्सियस पे,
वो पिघलना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं फिर कहा जाएगा कि आयरन का जो गलनांक है वो 6000। ठीक, तो वो कह रहा है। अब इसके अनुसार अंदर के प्लेटों में टेम्परेचर बढ़ने पर ठोस जो है वो यहाँ द्रव तो हो जा रहा है, लेकिन जो प्रेशर इतना ज्यादा है, यहाँ पे अंदर दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इस द्रव को द्रव होने नहीं दे रहा है, ये ठोस ही रह रहा है, इसको बदलने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, दाब जो है गलनांक के समानुपाती है। तो जब दाब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ पिघल जाता, उस टेम्परेचर पे वो पिघलेगा नहीं, अब उसको और टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वो पिघलने के लिए उसको वो जगह ही नहीं मिल पा रहा है, प्रेशर इतना ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है। तो बहुत मतलब कंफ्यूज टाइप के हो गई बात, कुछ स्पष्ट हुआ नहीं। तब इसी सब चक्कर में हमें आना पड़ा लास्ट में भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के लिए। अब इस अध्ययन को करने के लिए इसके कुछ चीज को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले कि जहां से भूकंप मतलब शुरू होता है, पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में जहां से भूकंप का नींव है, जहां से बेस है, उसको बोलते हैं भूकंप मूल, अर्थक्वेक फोकस बोलते हैं। और जहां वो उसका सबसे अधिक प्रभाव जमीन पे दिखाई देता है, उसके लंबवत, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, तो भूकंप जो चलता है वो तरंग के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि तरंगे क्या होती हैं भैया, तरंग क्या होता है, ये तो आप पता ही होना चाहिए। तरंग क्या होता है, कणों का कंपन, कणों का कंपन ही तरंग है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कहीं न कहीं जिस दिशा में तरंग चलती है उस दिशा में ही कंपन करता है, कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, आगे पीछे होकर के, जैसे स्प्रिंग चल तो होता है, स्प्रिंग को अगर आप स्प्रिंग को लो और ऐसे खींच करके छोड़ दो तो वो स्प्रिंग ऐसे ऐसे करेगा ना, तो वो होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है बिल्कुल ही इस तरीके से चलता है, दिशा के लंबवत। मान लीजिए इधर है दिशा, इसको जाना है तो ये इसके लंबवत चलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये दिशा के समानांतर चलता है। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ये आप लोग जान लीजिए। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें तो ध्वनि है, ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो लाइट है, अर्थात प्रकाश है। अब हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे, जिसको हम रफ कर देते हैं भैया, जितने की जरूरत है उतने की। भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से तीन तरंगे होती हैं। एक होता है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग, तीसरा होता है एल तरंग। ठीक है, भूकंपीय तरंग, ये है आपका पी तरंग, दूसरा है आपका एस तरंग,
और तीसरा है एल तरंग। एल तरंग, पी तरंगे जो होती हैं, देखिए आप ऐसे समझो कि जो भूकंप आ रहा है वो इन्हीं तीनों तरंगों के माध्यम से ही आता है। ठीक है, मतलब कहीं भी कुछ टकराहट प्लेटों में हो रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो इन्हीं तरंगों का वहां से निर्माण होता है और ये अपना अपना काम करते हैं। देखते हैं क्या क्या काम करेंगे। तो इसे बोलते हैं सबसे पहले तो, यानी इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव या फिर द्वितीयक द्वितीयक तरंग। इसको बोलते हैं लव तरंग। लव तरंग, ठीक है जी। देखिए पी तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है जी। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब ध्वनि की तरह चलता है, जैसे ध्वनि चलता है, जिस दिशा में चलना। और जो एस तरंगे होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ, ठीक है। और ये प्रकाश की तरह होता है, मतलब प्रकाश जिस तरंग के रूप में चलता है उसी तरंग के रूप में एस तरंगे भी चलती हैं। और इसका ये जो है वो अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्घ्य भी हो सकता है। अनुदैर्घ्य भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी तरंग ये हो सकता है। इसकी जो पी की गति है, पी की गति है सबसे सबसे ज्यादा होती है। और एस की तरंग देख लेते हैं, इसका सबसे कम होता है। गति सबसे कम। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इसकी जो गति होती है वो P से तो ज्यादा होता है लेकिन L से, सॉरी, P से कम होता है। P से कम होता है लेकिन L से ज्यादा होता है। अब अगर हम कहें विध्वंसक कौन ज्यादा होता है, मतलब तीव्रता किसकी ज्यादा होती है, तो तीव्रता के मामले में तीव्रता इसकी सबसे कम होती है और इसकी तीव्रता जो होती है वो तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। फिर यहाँ पे भी अगर आप तीव्रता की बात करें तो इसकी तीव्रता, मतलब एस तरंग की तीव्रता जो होगी वो P से तो ज्यादा है लेकिन L से कम है। ठीक है, इसको सतही तरंग भी कहते हैं। सतही तरंग भी कहते हैं क्योंकि ये क्रस्ट के ऊपरी भाग में ही चलता है। सतही तरंग कहते हैं। देखिए सबसे अधिक विध्वंसक जो होता है वो एल तरंग होती है। मतलब जो भी इमारतें या फिर पृथ्वी के सतह पे होने वाले उत्पात हैं, धन धान्य धन जन की जो हानियां होती हैं वो इसी एल तरंग के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल विध्वंसक नहीं है, ये उससे कम है। सबसे अधिक विध्वंसक ये है। ठीक है, सबसे कम ये है, फिर थोड़ा ज्यादा ये है, सबसे अधिक विध्वंसक ये है, एल तरंग है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और साथ में जान लीजिए, वो क्या है भैया, तो वो ये है कि जो पी तरंग है वो आपका ठोस ठोस द्रव दोनों माध्यमों में गति करता है। गति करता है और ठोस में सबसे अधिक गति होता है और ठोस में सबसे तेज गति होती है। तेज गति होती है। ठीक है जी।
और ये एस तरंग जो होता है वो केवल ठोस में ही चलता है, ठोस में गतिमान है, केवल ठोस में गतिमान है, द्रव में नहीं चलता, द्रव में नहीं चलता। ठीक है, ये तीनों में चल सकता है, लेकिन इसका हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी के लिए हम एल तरंग का उपयोग नहीं करते हैं, ये विध्वंसक है। ये इतना ही काफी है हमारे लिए, क्योंकि ये गहराई में जाता ही नहीं। गहराई में जाती हैं पी तरंगे, एस तरंगे, जिससे कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित जो अध्ययन किए गए हैं उसके लिए एक लेक्चर छोटा सा पार्ट था। बाकी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फाउंडेशन को बेहतर बनाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इसे थोड़ा सा फैलाइए। जो भी कमी हो, कोई खामी हो, उसको बताइए। और एक चीज विशेष रूप से आग्रह है कि ये क्लास पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कि अच्छा है कि बुरा है। जब पूरा देखेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या आपके लिए है कि नहीं है, वो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।